अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंटर देखा जाता है, और पॉइंटर का कहीं ना कहीं उन्होंने एक लिमिट रखा है कि भाई इतना तो पॉइंटर होना ही चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपने आपको बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, या तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है पर उतना आपने पेपर में आउटपुट नहीं दिया है, तो ये सेमेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर में आपको कुछ प्लानिंग वाइज चलना होगा। यहाँ पे अगर मैं जो प्लानिंग अगर आपको बताता हूँ, अगर उस वाइज आप चलोगे तो जरूर आप अच्छे पॉइंटर तक आप पहुंच सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट आपको हमेशा समझना है कि आपका जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, पहला पॉइंट आपका सिलेबस एनालिसिस होना चाहिए। सिलेबस एनालिसिस मतलब क्या? हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पे जो हमारे कोर्सेस हैं, जिसके ऊपर अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, उसके लिए आज रात 12 बजे तक 400 का हमने कूपन कोड दिया है। पीजीए 400 का कूपन कोड लेके आप कोर्सेज से जुड़ सकते हो, और ये लास्ट है, क्योंकि आप लगातार मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर प्लीज कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मैंने आज फाइनल डिस्काउंट दिया, तो प्लीज ध्यान रखना। सिलेबस एनालिसिस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि उनको 5 के 5 यूनिट पढ़ना है, उनको 6 के 6 यूनिट पढ़ना है, पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो अगर टोटल 3 यूनिट भी पढ़ लेना तो भी उसका काम हो जाएगा, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, या 4 यूनिट पढ़ ले तो भी हो जाए। तो इसलिए सिलेबस एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस एनालिसिस आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। पढ़ते टाइम हमेशा याद रखो क्या ये आपके सिलेबस से रिलेट कर रहा है, नहीं तो पता चला आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर सेकंड जो है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर सेकंड है, आप चीजों को सेपरेट कर दो कि सिलेबस एनालिसिस के बाद आप ये सब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट टफ है। जैसे अगर किसी ने अच्छे से देखा होगा तो मैक्स 2 मैक्स 1 के कंपैरिजन में टफ होता है। टफ इसलिए होता है कि देखो बहुत सारे लोग जो आपको स्टार्टिंग में, अगर मैं जो चीजें है अगर आपको मैं समझा दूं तो आप बहुत मेहनत करोगे। और एक कॉमन सेंस भी है दोस्तों। देखो मैक्स 1 में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जहां पे जैसे मैट्राइसिस मिल जाता है, ये सब टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आपका काम हो जाता है जिसके अंदर यहां पे मैक्सिमम टॉपिक्स में इंटीग्रेशन आपको मिलता है। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव जो आप 12th में इतना अच्छे से नहीं करते हो, इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूं कि पहला आप बेसिक लेक्चर्स देखो, डायरेक्ट आप सिलेबस मत रेडी करो। पर ये चीज आज आप कर सकते हो। अगर जैसे कल आपका पेपर है, फाइनल पेपर है, कल अगर आप बेसिक कवर करोगे तो कैसे होगा? तो पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको डिफिकल्ट में रखो, जो इजी पार्ट है उसको इजी में रखो, आपके अकॉर्डिंग। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसका एक लिस्ट बनाओ। और देखो यहाँ पे वीकेंड दिखाई दे रहा है, तो वीकेंड के पे आपको तो मैक्स करना ही है, पर मैं यहाँ पे एक और आपको सजेशन देता हूँ। वीक सब्जेक्ट जो है उसको आप वीकेंड पे करो, पर साथ में रोज करो। साथ में जो आपका वीकेंड पे आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, जो आपका इजी सब्जेक्ट है, तो प्लीज इस पीपीटी पे मत जाना, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो इजी सब्जेक्ट है वो अब जो आप वीकेंड पे कर रहे हो, सैटरडे संडे आप कर रहे हो, पर जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको रोज करना, वीकेंड पे भी करना। इसलिए पीपीटी ऐसा बना कि वीकेंड के दिन पे भी आपका वीक सब्जेक्ट करना। ऐसा नहीं कि बस मंडे ट्यूसडे ये किया, रेगुलर करो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रेगुलर आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो आपके हार्ड सब्जेक्ट है तो उसको आपको डेली करना है। समझ में आएगी नहीं? डेली मतलब रोज 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 करना है। और एक्चुअली यहाँ पे इजी आना चाहिए था, यहाँ पे इजी आना चाहिए था। जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, वीकेंड पे करना है। और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसको आपको रेगुलर करना है। मतलब समझो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ एक आध दिन अगर आपको गैप लेना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेली स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कम से कम, देखो अब कॉलेज आपके चालू हो चुके हैं तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो कम से कम 2 घंटे का प्रिपरेशन तो होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स, उससे ज्यादा मत जाना। अगर आप रेगुलर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आपको 9.5 प्लस पॉइंटर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मे भी हो सकता है कि आप 10 पॉइंटर भी ला दो। तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, कम से कम रोज 2 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटा पढ़ना है। मुझे पता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर अब नेक्स्ट सेमिस्टर में, मतलब ये सेकेंड सेमिस्टर में लगभग आप सेटल भी होने लगते हो कि आपको पता चल जाता है, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं,
आप ग्रुप्स में रहने लगते हो, थोड़ा सा पढ़ाई की और आपका ध्यान कम होने लगता है, ये भी सच है। नेक्स्ट है, अब सबसे बड़ा है कि सर मोटिवेशन नहीं आता सर, नेक्स्ट सेमेस्टर में मोटिवेशन कहां से लाऊं? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सेम वन से लाओ। सेम वन से आप मोटिवेशन कैसे ला सकते हो दोस्तों? सेम वन में इतना पढ़ के, या आपने जो लास्ट में घाई 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 किया, घाई घाई करके लास्ट में समझो आप पासिंग तक पहुंच रहे थे, कि लास्ट में अगर आपने अच्छे से पढ़ा 10 दिन 15 दिन तो भी आप पास हो गए, तो भाई अभी से करो, हो सकता है आप टॉप करो। ये आप मोटिवेशन ले सकते हो। दूसरा मोटिवेशन आप ऐसे ले सकते हो, ये सेम वन इतना पढ़ के भी अगर आपका बुरा हाल रहा तो सेम टू तो और पढ़ना पड़ेगा, तो उससे एक इंडिकेशन ये मिल गया। तो आप दोनों में से जो मोटिवेशन आपको लेना है वो मोटिवेशन लेके आप पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि सर कहाँ से पढ़े, तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका बुक्स, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स से बहुत सारी चीजें नहीं समझती है। सबसे अच्छा ऑप्शन यूट्यूब है। यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सही बोलो कमेंट करके, कि ज्यादातर प्रिपरेशन यूट्यूब से ही करते हैं। गूगल का हेल्प ले सकते हो, बहुत कम लोग लेते हैं। अब नया मार्केट में आ गया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से भी आप मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स है ये सब, उसके सॉल्यूशन को आप वेरीफाई कर सकते हो, नए पेपर्स के सॉल्यूशंस को आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ों का, ये प्लेटफॉर्म का आप यूज करके बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि अब 9.5 पॉइंटर सर लाने के लिए क्या करें? तो देखो 9.5 पॉइंटर लाने के लिए जो मैंने ऊपर की चीजें बोली वो बोलना है, बट 9.5 पॉइंटर अगर आपका टारगेट है नेक्स्ट सेमिस्टर का, तो आपको देखो ज्यादा आपका फोकस जो है दोस्तों इंटरनल पे भी होना चाहिए। इंटरनल पे आपका फोकस कैसे होना चाहिए? इंटरनल पे आपका फोकस इस तरह से होना चाहिए कि इंटरनल में अपना एक भी मार्क्स ना जाए। इंटरनल के साथ आई थिंक दूसरा टर्म वर्क इन्होंने लिखा है कि नहीं, यस टर्म वर्क, ये दो चीजें आपके 9.5 पॉइंटर में चार चांद लगा देते हैं, मतलब आपकी चीजें बहुत आसान कर देते हैं। इनकेस अगर आपका रिटर्न जो पेपर है, जो थियरी पेपर यूनिवर्सिटी का, उसमें थोड़ा 19-20 हो जाए, पर ये दो चीजें अगर आपका प्रॉपर है, सर टर्म वर्क में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? टर्म वर्क में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, रेगुलर आपका अटेंडेंस मेंटेन रखना है। अटेंडेंस सर कितना मेंटेन रखना है? देखो क्राइटेरिया तो 75 का है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप टर्म वर्क में अच्छा मार्क्स चाहते हो तो कम से कम 80 प्लस अटेंडेंस मेंटेन रखो। अगर जिनके 90 प्लस अटेंडेंस मेंटेन है तो भाई उनको टर्म वर्क में पूरे मार्क्स मिलते हैं। पर अगर आप 80 प्लस भी अगर अटेंडेंस मेंटेन रखते हो तो भी मिलेगा। हाँ, 75 से अगर बिलो अटेंडेंस है तो टर्म वर्क में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा आपका असाइनमेंट वाइवा जो भी है, जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट है, टीचर से अपना अच्छा बना के रखो। सभी चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज़ ये सब होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। अभी आपके कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जैन फेब में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करो, दूर मत रहो। और देखो यहाँ पे अटेंडेंस हमने लिखा ही है। और डेली कम से कम अगर आपका टारगेट है 9.5 पॉइंटर लेकर आना, तो डेली कम से कम 3 आवर्स की आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ों को दिल से फॉलो करोगे तो आप आराम से होगा। देखो असाइनमेंट मैंने बोला, हाँ असाइनमेंट आपको रेगुलर का रेगुलर असाइनमेंट कवर करते जाना है। अगर आप ये सोचोगे मैं लास्ट में असाइनमेंट लिखूंगा, आप खुद से टीचर से मांग मांग के असाइनमेंट कवर करो। टीचर्स को बोल दो कि टीचर्स अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैं तो ऐसे ही करता था। देखो मेरे यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बहुत सारे रीजन्स है, जो चीज़ों को मैं फॉलो करता था, जिससे मैं इतना सारा सब चीज़ें बैलेंस करके, मैंने बोला ना मैं 6 से 7 घंटे काम भी करता था, कॉलेज का सब चीज़ें, कॉलेज भी अटेंड करता था, अपनी पढ़ाई भी करता था, सब चीज़ें मैनेज करता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टीचर्स से एक अलग मेंटेन रखो अपना बॉन्डिंग, जिससे टीचर से आप बोल सकते हो कि टीचर्स आप प्लीज़ हमें असाइनमेंट दे दो, अभी हमारे पास टाइम है, हम फटाफट लिख देते हैं। तो कोशिश करो जो टीचर से, जो कि देखो दो तरह के टीचर्स होते हैं, एक बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, एक वो भी टीचर्स अच्छे होते हैं पर थोड़ा से ऐसे होते हैं, तो वो टीचर से तो आप नहीं मांग सकते, पर जो अच्छे हैं उनसे मांगते रहो। अच्छे मतलब समझ रहे हो ना मैं किस लिए अच्छा बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और टेंशन आता है कि सर हम नेक्स्ट सेमिस्टर में है पर केटी को कैसे फोकस करें, तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। देखो अभी तक रिजल्ट्स तो आपके आए नहीं है, बट आपको एक दो सब्जेक्ट का लगभग अंदाजा तो हो ही जाता है कि भाई केटी है। पर कभी कभी रिजल्ट्स आता है ना, तो जिस सब्जेक्ट में केटी लगता है वो निकल जाता है, और जिसमें लगता था ये सब्जेक्ट निकलेगा उसमें केटी आ जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे है, तो आप क्या करो पता है, अगर समझो एक आध सब्जेक्ट है तो आप तो सैटरडे संडे में उस पर फोकस करो। अगर समझो 2 से 3 सब्जेक्ट्स है तो भाई अच्छे से फोकस करो, नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैंने बोला ना यूनिवर्सिटी के केटी रूल है,
उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सेमिस्टर में आप जा नहीं पाओगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा इस सेमिस्टर को भी साथ में लेके चलो, और थोड़ा सा आपको एक एक घंटा केटी सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। पर अगर समझो आपको एक आध सब्जेक्ट में, तो आप वीकेंड पे सैटरडे संडे भी अच्छा से 3-3 4-4 घंटा टाइम दे दोगे, और बीच में एक थर्सडे का कोई टाइम रखो या वेडनेसडे, मतलब गैप ज़्यादा ना हो, तो आप आराम से सब्जेक्ट्स निकाल लोगे। और बाकी जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं प्लानिंग बनाने वाला ही हूँ केटी के पेपर। देखो पेपर निकालना केटी का बहुत आसान है, पर प्लानिंग से जाना होगा, तो उसके ऊपर ही मैं बनाऊंगा वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।